हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका फिर से नर्सिंग V4U के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम शुरू कर चुके हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग में जो आज का टॉपिक है, हमने इंट्रोडक्शन की क्लास ली, आज हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो मेंटल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन होगा वो कौन सा होगा, ICD-10 क्लासिफिकेशन। एक तो हम ICD-10 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो पहला होगा हमारा ICD-10 क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा हमारा वो होगा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा DSM-4 क्लासिफिकेशन, DSM-4 क्लासिफिकेशन। और जो तीसरा अपने वाला कौन सा, इंडियन क्लासिफिकेशन। तीसरा पढ़ेंगे हम इंडियन क्लासिफिकेशन, इंडियन क्लासिफिकेशन। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ICD-11 भी आ चुका है, वो भी हम बाद में उसको कभी डिस्कस करेंगे, और DSM-5 को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ICD-10 क्लासिफिकेशन, DSM-4 क्लासिफिकेशन और तीसरा हमारा इंडियन क्लासिफिकेशन, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्लासिफिकेशन लेते हैं हम ICD-10 क्लासिफिकेशन। तो पहला कौन सा ही ले रहे हैं हम, ICD-10 क्लासिफिकेशन, ICD-10 क्लासिफिकेशन। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। और ICD-10 क्लासिफिकेशन के बारे में पहले हम थोड़ा इसके इतिहास के पन्नों में झांकेंगे, और इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले 1962 में क्या आया था, ICD-6 आया था। 1962 में कौन सा आया था, ICD-6 आया था। उसके बाद 1968 यानी कि 1968 में कौन सा आया था, ICD-8 आया था, ICD-8 आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया था 1978। ईयर कौन सा, 1978 में कौन सा क्लासिफिकेशन आया था, ICD-9 आया था, ICD-9 आया था। और उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, नेक्स्ट 1987 में क्या हुआ, WHO ने कलेक्ट कर लिए सारे राइट ICD-9 क्लासिफिकेशन के। क्या हो गया, WHO ने क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए, WHO collects all rights of ICD-9 क्लासिफिकेशन, ICD-9 क्लासिफिकेशन। तो WHO ने सारे राइट कलेक्ट कर लिए किसके, ICD-9 क्लासिफिकेशन के। कब कलेक्ट कर लिए थे वो कर लिए थे ईयर 1987 में। तो 1987 में WHO ने क्या कर लिए, सारे राइट कलेक्ट कर लिए थे, कौन से क्लासिफिकेशन के, ICD-9 क्लासिफिकेशन के। और ईयर 1992 कौन से, 1992 में क्या कर दिया, WHO ने पब्लिश किया ICD-10 क्लासिफिकेशन। WHO published ICD-10 क्लासिफिकेशन, ICD-10 क्लासिफिकेशन। तो 1992 में WHO ने क्या पब्लिश कर लिया था, 1992 में WHO ने पब्लिश कर लिया ICD-10 क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 1992 में WHO ने क्या पब्लिश किया, फिर ICD-10 क्लासिफिकेशन को WHO ने पब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके फर्दर, जो ICD-10 क्लासिफिकेशन है WHO ने कब किया, 1992। कई बुक में 1994 भी लिखा होता है, लेकिन नहीं, जो पब्लिश किया था WHO ने 1992 में किया था। 1992 में क्या किया था, उसको पब्लिश किया था।
और 1994 में सभी WHO के सदस्य देशों ने उसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। लेकिन जो पब्लिश किया था, कब किया था, 1992 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे, ICD-10 क्लासिफिकेशन के बारे में। ICD-10 क्लासिफिकेशन को और किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। जो ICD-10 क्लासिफिकेशन है, ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑल्सो नोन है, इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, तो इसको कहेंगे AKA। AKA का क्या मतलब है, ऑल्सो नोन है। AKA का क्या मतलब है, ऑल्सो नोन है। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन का दूसरा क्या नाम है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज भी कहा जाता है किसको, ICD-10 क्लासिफिकेशन को। और एक और नाम से इसे जानते हैं, एक और नाम से इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो किस नाम से जानते हैं, एक तो किस नाम से, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इस नाम से भी ICD-10 क्लासिफिकेशन को हम जानते हैं। और किस नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इस नाम से भी हम ICD-10 क्लासिफिकेशन को जानते हैं। उसके बाद इसके बारे में और अगर हम चर्चा करें, तो जो ICD-10 क्लासिफिकेशन है, इसमें कितने चैप्टर हैं, ठीक है, तो जो ICD-10 क्लासिफिकेशन है, इसमें अगर मैं चैप्टर की संख्या बताऊं तो वो है 22 इसमें क्या है, चैप्टर्स है, ठीक है। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन के बारे में हम और चर्चा करेंगे, उसके बारे में उसके चैप्टर्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ICD-10 क्लासिफिकेशन इंक्लूड करता है, ICD-10 जो क्लासिफिकेशन है उसमें अगर मैं चैप्टर बताऊं तो कितने हैं, टोटल 22 चैप्टर्स, टोटल 22 इसमें क्या है, चैप्टर्स हैं, ठीक है। और जो चैप्टर 5 है वो क्या इंक्लूड करता है, 22 चैप्टर है, और 22 में से जो चैप्टर 5 है वो उसमें क्या इंक्लूडेड है, उसमें है जो मेंटल डिसऑर्डर, उसको वो इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ICD-10 में 22 तो चैप्टर है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 इंक्लूड मेंटल डिसऑर्डर्स। जो चैप्टर 5 है वो क्या इंक्लूड करता है, उसमें क्या शामिल किए गए हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स को चैप्टर 5 में शामिल किया गया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, किसके बारे में, ICD-10 क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसको जो ICD-10 क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में पहले जो चैप्टर ICD-10 क्लासिफिकेशन written in alpha numeric form। ICD-10 क्लासिफिकेशन लिखा जाता है अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में। अल्फा न्यूमेरिक मतलब एक अल्फाबेट भी होगा और उसके साथ नंबर भी होंगे। तो F10 जैसे F10 हो गया, F9 जिसमें अल्फाबेट और क्या हो, नंबर। तो आप पासवर्ड बनाते हो, पासवर्ड लगाते हो, इंस्टाग्राम तो चलाते होंगे, तो उसमें बनाता है कि पासवर्ड, तो आता है कि मेक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो मेक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसमें, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म, जिसमें अल्फाबेट्स भी हो और नंबर्स भी हो। तो अल्फाबेट्स और नंबर अगर साथ में हो तो उसको क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, ICD-10 क्लासिफिकेशन किसमें लिखा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जाता है। अल्फाबेट्स भी हैं उसमें और क्या भी है, नंबर्स भी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अल्फाबेट F, ठीक है, अल्फाबेट F नेक्स्ट की बात करूं, कौन सा अल्फाबेट यूज किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर के लिए, तो अल्फाबेट F used by WHO for मेंटल डिसऑर्डर्स, किसके लिए, मेंटल डिसऑर्डर के, फॉर
राइटिंग मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन। तो अल्फाबेट एफ को यूज किया, डब्ल्यूएचओ नहीं दिया है ICD-10 क्लासिफिकेशन, तो डब्ल्यूएचओ ने कौन सा अल्फाबेट यूज किया है मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन लिखने के लिए? तो अल्फाबेट एफ को यूज किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा राइट करने के लिए मेंटल डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अल्फाबेट एफ क्या इंडिकेट करता है, तो अल्फाबेट एफ का मतलब है इंडिकेट कर रहा है 5th चैप्टर को। तो नेक्स्ट लाइन है जो एफ है, अल्फाबेट एफ क्या है, इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट 5th चैप्टर। तो 5वें चैप्टर को इंडिकेट कर रहा है कौन? अल्फाबेट एफ। तो एफ लिख रहे 5th चैप्टर, और 5th चैप्टर में क्या है, क्लासिफिकेशन है किसका? मेंटल डिसऑर्डर्स का। तो एफ किसको इंडिकेट कर रहा है? एफ इंडिकेट कर रहा है 5th चैप्टर को। नेक्स्ट अगर मैं लाइन की बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो अल्फाबेट शुड बी रिटन, अल्फाबेट should be written in top and number at bottom. Top and number should be in bottom of alphabet, bottom of alphabet। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? तो कवि कहना चाह रहा है कि कवि क्या कह रहा है कि अल्फाबेट तो टॉप में लिखना है, और जो नंबर है वो कहां लिखा जाना चाहिए? वो बॉटम, अल्फाबेट के नीचे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कैसे, अगर मैं बात करूं F00 ऐसे नीचे to F09, तो अल्फाबेट कहां है? टॉप पर है, और नंबर का है अल्फाबेट के नीचे है, बॉटम पर है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा। और अगर हम अब बात करें कि इसकी क्लासिफिकेशन पे ही बात आ जाती है, और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन में शुरू कर देते हैं। तो जो 5th चैप्टर है वो क्या है? मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन है। और 5th चैप्टर में पहला ही क्या है? F00 to F09, और F00 to F09 में क्या इंक्लूड कर रहा है? तो इसमें आपने देखना है, इसमें क्या? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, इसमें क्या आते हैं? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स आते हैं। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स इंक्लूड करता है F00 से F09। और ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल आप सब भलीभांति जानते हैं, डिलीरियम और डिमेंशिया। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में क्या आते हैं? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में आते हैं डिलीरियम और डिमेंशिया, इसमें आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है F10 to F19। नेक्स्ट F00 to F09, दूसरा क्या है? F10 to F19। F10 to F19 में क्या आते हैं? बिहेवियर डिसऑर्डर, जो भी सब्सटेंस अब्यूज या अल्कोहलिज्म की वजह से होते हैं, उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो F10 to F19 में आप लिखिए, क्या लिखना है इसमें? बिहेवियर disorders due to psychoactive substances and alcoholism and drug addiction तो F10 to F19 में क्या आता है? F10 to F19 में क्या शामिल किया गया है? इसमें जो शामिल किया गया है वो बिहेवियर डिसऑर्डर किस वजह से अगर हो रहे हैं? साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से, अल्कोहल की वजह से, ड्रग एडिक्शन की वजह से, तो उन डिसऑर्डर्स को शामिल किया गया है F10 to F19 में। अगर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास, अगर इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करूं, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ICD-10 में, नेक्स्ट है F20 to F29। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? F20 to
F29। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपने लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट में F22 F29 F29 में क्या आता है? स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इसमें क्या आता है? स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। तो F22 F29 में क्या शामिल किया गया है? स्किज़ोफ्रेनिया और डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है F22 F29 में। अगर मैं इसी चरण में आगे बात करूं, नेक्स्ट, तो F32 F39, नेक्स्ट क्या है? F32 F39, ठीक है? F32 F39, इसमें किसको शामिल किया गया? इसमें शामिल किया गया अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को। इसमें क्या आते हैं? मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। इसमें क्या शामिल होते हैं? मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को शामिल किया गया F32 F39 में, ठीक है? मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। इसमें हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या क्या आते हैं। एक तो आता है यूनिपोलर और एक क्या आता है? बाइपोलर। तो इसमें एक पहले क्या आता है? एग्जाम्पल क्या है इसके? पहला तो है यूनिपोलर। पहला क्या है? यूनिपोलर का क्या मतलब है? यूनिपोलर का मतलब है यूनिपोल, एक पोल, यानी एक। तो कौन से आते हैं इसमें? मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आते हैं? मेनिया और डिप्रेशन। इसमें क्या आते हैं? मेनिया और डिप्रेशन। तो मेनिया आता है और क्या आता है? डिप्रेशन आता है। तो अगर दोनों हो तो कहा जाएगा उसको बाइपोलर। अगर दोनों हो, मेनिया भी है और डिप्रेशन भी है, तो क्या कहा जाएगा? बाइपोलर। और मेनिया ही है या फिर केवल डिप्रेशन है तो कहा जाता है यूनिपोलर। और यूनिपोलर में ज्यादातर देखा गया है कि ज्यादातर ये देखा जाता है कि डिप्रेशन ज्यादा कॉमन है, तो इसलिए अपने यूनिपोलर में क्या लिख रहे हैं? केवल डिप्रेशन को ही लिख रहे हैं। अगर मेनिया भी अकेला है तो वो भी क्या है? यूनिपोलर है। डिप्रेशन अकेला है तो वो क्या है? यूनिपोलर है, ठीक है? तो यूनिपोलर, पहला यूनिपोलर। तो यूनिपोलर में आप लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं यूनिपोलर में रिकरेंट, क्या कहेंगे? रिकरेंट episodes of depression in a client at different time। क्या कहा है? रिकरेंट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन। मैंने कहा कि मेनिया भी हो या डिप्रेशन भी हो, एक हो तो यूनिपोलर, दोनों हो तो बाइपोलर। ज्यादा क्या देखने कॉमन क्या है? कॉमन डिप्रेशन, इसलिए अपने क्या लिखा है? केवल डिप्रेशन लिखा है। तो रिकरेंट एपिसोड्स किसके? डिप्रेशन के, एक क्लाइंट में डिफरेंट टाइप। जैसे आज डिप्रेशन देखने को मिला, 6 महीने बाद फिर से क्या देखने को मिला? डिप्रेशन देखने को मिला। तो उसमें टोटल क्या ही देखने को मिल रहा है? डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। और रिकरेंट एपिसोड आ रहे हैं किसके? डिप्रेशन के, और कुछ नहीं है, मेनिया नहीं है उसमें, केवल क्या देखने को मिल रहा है? डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो उस और रिकरेंट एपिसोड्स में देखने को मिल रहा है, तो हमने नाम दिया यूनिपोलर। क्या कहा उसको? यूनिपोलर। दूसरा है बाइपोलर। दूसरा कौन सा है? दूसरे का नाम है बाइपोलर। तो बाइपोलर क्या है? बाइपोलर में अल्टरनेटिव एपिसोड, दोनों के क्या आए अगर? अल्टरनेटिव एपिसोड। तो नेक्स्ट लिखना आप बाइपोलर। यूनिपोलर देखा हमने, उसके बाद नेक्स्ट लिखना आप बाइपोलर। दूसरे नंबर पे क्या है? बाइपोलर। अब बाइपोलर को अगर डिफाइन करना चाहें तो इसमें क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव एपिसोड of moderate mania and
डिप्रेशन इन अ क्लाइंट, एक क्लाइंट में, एक पेशेंट में अल्टरनेटिव एपिसोड किसके, मॉडरेट मेनिया के और किसके, डिप्रेशन के। अल्टरनेटिव यानी कि कभी मेनिया कभी डिप्रेशन, कभी मेनिया कभी डिप्रेशन, है ना, कदे इस फूलते कदे उस फूलते। लेकिन ये यार तितली वर्गा नहीं है, यार को क्या हुआ है, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो ये यार तितली वर्गा नहीं है, इसको क्या हुआ है, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। कभी इसको डिप्रेशन आ रहा है और कभी मॉडरेट मेनिया इसमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मेनिया है तो मॉडरेट मेनिया है तो मॉडरेट मेनिया ही रहेगा, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद क्या डिप्रेशन है तो डिप्रेशन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बाइपोलर की, बाइपोलर को भी और कैटेगरी वाइज, बाइपोलर को अगर हम और कैटेगरीज में अगर इसको डिवाइड करें तो इसको पहला आता है इसमें बाइपोलर फर्स्ट। पहला क्या आता है, एक आता है बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर फर्स्ट। तो बाइपोल की बात करें हम, दोनों मेनिया भी देखने को मिल रहा है और डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात करें किसकी, बाइपोलर फर्स्ट की। बाइपोलर फर्स्ट क्या होता है, अल्टरनेटिव episodes of severe mania and severe depression in a client। हम क्या कह रहे हैं, बाइपोलर में दोनों मेनिया भी देखने को मिल रहा है और डिप्रेशन भी। अगर मॉडरेट मेनिया और डिप्रेशन है तो हम उसको क्या मान लेंगे, बाइपोलर मान लेंगे। मॉडरेट से ऊपर भी हो तो भी क्या है, वो बाइपोलर ही है। तो बाइपोलर फर्स्ट, अब इसको कैटेगरी वाइज हम कर रहे हैं, बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकंड। तो जो बाइपोलर फर्स्ट है उसमें क्या कहना चाह रहा है, उसमें कह रहा है कि अल्टरनेटिव एपिसोड आ रहे हैं किसके, सीवियर मेनिया के, किसके, सीवियर मेनिया और सीवियर डिप्रेशन। मेनिया है तो सीवियर लेवल का हो रहा है और जब डिप्रेशन हो रहा है वो भी सीवियर लेवल का हो रहा है। नाम दिया हमने उसको बाइपोलर फर्स्ट, नाम क्या दिया उसको, बाइपोलर फर्स्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं बाइपोलर सेकंड की, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, बाइपोलर सेकंड की, तो नेक्स्ट आप लिखिए बाइपोलर सेकंड, बाइपोलर सेकंड, बाइपोलर सेकंड। तो बाइपोलर फर्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट क्या, बाइपोलर सेकंड। बाइपोलर सेकंड में क्या होता है, अल्टरनेटिव एपिसोड्स क्या आते हैं इसमें, अल्टरनेटिव एपिसोड्स ऑफ हाइपोमेनिया एंड सीवियर डिप्रेशन। तो बाइपोलर फर्स्ट में तो क्या था, अल्टरनेटिव एपिसोड आ रहे थे सीवियर मेनिया के और जो डिप्रेशन भी था वो किस लेवल का था, सीवियर लेवल का। बाइपोलर सेकंड को कैसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं हम अल्टरनेटिव एपिसोड आ रहे हैं, जो मेनिया वो तो क्या है, हाइपो है, हाइपोमेनिया। डिप्रेशन कैसा है, सीवियर है, डिप्रेशन कैसा है, सीवियर है। इसको अपने क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम बाइपोलर सेकंड। तो ये हमने देखा डिफरेंस किसमें, बाइपोलर फर्स्ट और बाइपोलर सेकंड में। नेक्स्ट अगर एक और टर्म आता है जिसका नाम है रैपिड साइक्लिक डिप्रेशन, जिस टर्म का क्या नाम है, रैपिड साइक्लिक डिप्रेशन। तो रैपिड साइक्लिक डिप्रेशन किसे कहते हैं, रैपिड साइक्लिक डिप्रेशन, एटलीस्ट 4 या मोर देन 4 एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन इन अ क्लाइंट इन अ ईयर। इसमें क्या कहते हैं, एटलीस्ट, कम से कम कितने, एटलीस्ट 4 या फिर मोर देन, एटलीस्ट 4 या फिर more than 4 episodes of depression in a client in an year, in a client in a year। एक साल में एक ही पेशेंट में अगर कम से कम 4 या उससे ज्यादा एपिसोड्स देखने के मिल रहे हैं डिप्रेशन के एक क्लाइंट में,
एक साल में, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं रैपिड साइक्लिक डिप्रेशन, रैपिड साइक्लिक डिप्रेशन। तो ये हमने कुछ देखा, हमने देखा यूनिपोलर, हमने देखा बाइपोलर, हमने एक और टर्म देखा रैपिड साइक्लिक डिप्रेशन। अब अपने एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितना हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए एमसीक्यू, और एमसीक्यू क्या लिखना है, एमसीक्यू लिखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन अफेक्टिव आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, affective are related to which of the following disorder, अफेक्टिव किस डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ऑप्शन फर्स्ट है बाइपोलर, ऑप्शन सेकंड है डिप्रेशन, ऑप्शन थर्ड है सी मेनिया, और ऑप्शन डी है स्किज़ोफ्रेनिया। तो क्वेश्चन क्या है, अफेक्टिव आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, अफेक्टिव इनमें से कौन से डिसऑर्डर से रिलेटेड है, क्या बाइपोलर से रिलेटेड है, क्या डिप्रेशन से, क्या मेनिया से, या स्किज़ोफ्रेनिया से। आप लगभग क्या आंसर दोगे, बाइपोलर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अफेक्टिव है, हम कहते हैं अफेक्टिव एंड मूड डिसऑर्डर, तो जो अफेक्टिव है वो रिलेटेड है किससे, डिप्रेशन से। अफेक्टिव किससे रिलेटेड है, हम कहते हैं ना अफेक्टिव एंड मूड डिसऑर्डर, तो अफेक्टिव तो किससे रिलेटेड है, डिप्रेशन से, और मेनिया से क्या रिलेटेड है, मूड। तो एक लाइन नेक्स्ट लिख लो, अफेक्टिव तो किससे रिलेटेड है, अफेक्टिव का मतलब क्या है, अफेक्टिव जब हम कह रहे हैं अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। और नेक्स्ट एक स्टार बनाकर एक लाइन लिखो कि क्या है, मूड इज रिलेटेड टू मेनिया, मूड किससे रिलेट करता है, मेनिया से, ठीक है, मूड इज रिलेटेड टू मेनिया। हम जब मूड डिसऑर्डर कह रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मेनिया की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात करेंगे, हम मेनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अफेक्टिव किससे रिलेटेड है, अफेक्टिव तो रिलेटेड है डिप्रेशन से, और मूड किससे रिलेटेड है, मूड रिलेटेड है मेनिया से। तो हमने कुछ बेसिक चीजें देखी, हम चल रहे थे F32 F39, जिसमें क्या आ रहे थे, मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर। मूड रिलेट कर रहा है किससे, मेनिया से, और अफेक्ट किससे रिलेट कर रहा है, डिप्रेशन से। हमने देखा यूनिपोलर, बाइपोलर और रैपिड साइक्लिक डिप्रेशन, इनका मतलब, इनकी डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें F42 F48, नेक्स्ट है F42 F48 में क्या आता है, इसमें आते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इसमें क्या आते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स यानी कि न्यूरोसिस, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आते हैं किसमें, F42 F48 में। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर के एग्जांपल जैसे फोबिया, और क्या आ गया इसमें, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और क्या आता है इसमें, DCD, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसको क्या कहते हैं हम, हिस्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर यानी कि DCD, जिसको अपने क्या भी नाम से जानते हैं, हिस्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और क्या आते हैं इसमें, और आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये किसमें आते हैं, F42 F48 में, ठीक है। OCD का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और DCD का मतलब है डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसको क्या भी कहते हैं हम, हिस्टीरिया के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद हम बात करें, आप सोचोगे F49, तो F49 ब्लैंक है, ठीक है। F49 क्या है, ब्लैंक है, F49 क्या है, ब्लैंक है। भगवान जाने क्या हो गया था उस दिन WHO के साइंटिस्ट को, उन्होंने क्या कर दिया, F49 का कोई वहां पर रूपरेखा तैयार नहीं की, F49 को क्या छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें F50 की, F50 टू F59,
नेक्स्ट अगर हम बात करें F52 F59, इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं बिहेवियर सिंड्रोम एसोसिएट टू फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर। ठीक है, बिहेवियर सिंड्रोम एसोसिएट हो, जो किसके साथ एसोसिएट हो? फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल और फिजिकल फैक्टर्स के साथ एसोसिएट हो, ऐसे डिसऑर्डर आते हैं F52 F59 में। जैसे इसमें क्या कह सकते हैं अपने? ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो F52 F59 में क्या बताया हमने कि बिहेवियर सिंड्रोम जो किसके साथ एसोसिएट हो? फिजियोलॉजिकल और फिजिकल फैक्टर्स के साथ, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें F60 to F69 की, नेक्स्ट है F60 to F69। F60 to F69 में क्या आते हैं? इसमें आते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या आते हैं? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को शामिल किया गया F60 to F69 में। उसके अगर हम आगे बात करें F70 to F79, इसमें क्या आता है? इसमें आता है मेंटल रिटार्डेशन। क्या आता है इसमें? मेंटल रिटार्डेशन। किसमें? F70 to F79 में। अगर इसके आगे अपने बात करना चाहे F80 to F89 में, तो इसमें आते हैं फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या आते हैं? फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को इसमें शामिल किया गया। किसमें? F80 to F89। F80 to F89 में क्या आते हैं? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। तो F80 to F89 में क्या आते हैं? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं F80 to F89 में। और जो लास्ट अगर हम बात करें कौन सा? F92 F98। तो F92 F98 में क्या आते हैं? इसमें चाइल्डहुड डिसऑर्डर आते हैं। क्या आते हैं इसमें? चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स को रखा गया है किसमें? F92 F98 में। जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स है, जो भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स है, जैसे क्या हो गया? बेड वेटिंग हो गया, एन्यूरेसिस हो गया, या फिर क्या हो गया? पीका हो गया। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स को रखा गया है किसमें? F92 F98 में। ठीक है, तो ये था कौन सा क्लासिफिकेशन? ICD-10 क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा वो कौन सा होगा? इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस या मेंटल डिसऑर्डर्स।